नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 40 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम शॉर्ट फॉर्म में MI भी लिखते हैं। मोमेंट नहीं है, MI का मतलब क्या होगा? आज से हमारे वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आज जैसे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया नामक इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, ये हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के सिस्टम होंगे और उन सिस्टम के लिए हम किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, इसका बेस आज हम क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये क्या रहने वाला है, आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर एम समझ में आ गया है तो रोज तरह कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ MI। अब यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के सिस्टम होते हैं और दो टाइप के सिस्टम के लिए, उन दो टाइप के सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वो दो टाइप के सिस्टम कौन कौन से होते हैं। आंसर है, पहला सिस्टम होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? एक कौन सा होता है, डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब ये क्या होता है फिर देखो, समझो जरा। मान लिया मेरे पास ये क्या है, एक सिस्टम है। अब इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब समझते हो आप? देखो जैसे ये सीढ़ी है ना, ये क्या है, एक डिस्क्रीट है। यानी पहले इंसान यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, यानी इन दो पॉइंटों के बीच की इस डिस्टेंस में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन, या बोलते हैं यहां पर वो पॉइंट रहेगा, पहले वो यहां है फिर यहां है फिर यहां है फिर यहां है। ये कैसा मोशन हुआ, एक डिस्क्रीट मोशन हुआ। अगर यही इंसान कैसे चले, इस तरीके से इस इंक्लाइन प्लेन में चले तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस मोशन हो जाएगा। सिमिलरली जब हम मास की बात करते हैं, मान लिया ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है, कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है, कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है और कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है और कुछ मास यहां पर है, कुछ मास यहां पर है और बीच में क्या है, मास नहीं है। यानी कहीं पर मास है और कहीं पर मास नहीं है। तो ये क्या है, एक डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। दूसरा क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है भैया, देखो बड़ा सिंपल है। मान लिया अगर मेरे पास क्या है, एक कोई आर्बिट्ररी सिस्टम मैंने अज्यूम कर लिया। अब इस सिस्टम में जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लिया एक मास यहां पर है, फिर इसके बगल में उतना ही मास है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। ये देखो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टाइप का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये कैसा सिस्टम हुआ, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, या बोलते हैं इस सिस्टम में जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे ही पूरे बना लोगे आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप बस इससे भी समझ सकते हो कि भैया हाँ, इस पूरे में क्या होगा, ये चीज क्या होगी, इस पूरे में होगी। ओके, इस तरीके से ये जो मैंने यहां बना रखा छोटा सा, इसको कॉपी पेस्ट कर दो और इसका मतलब एक कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। वहीं ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इन दोनों सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। या बोल सकते हैं जो फॉर्मुलेशन होता है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, दोनों क्या होता है, अलग होता है। उसी को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब क्या करो, हिंट डालो और सबसे पहले हेडिंग क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो इसे मिटाऊं मैं क्योंकि ये तो हो गया होगा, और हिंट लिखो क्या, कैलकुलेशन ऑफ, पहला क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई। अब देखो, मान लिया मेरे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में चार पार्टिकल है, ऐसा मैंने बोल दिया, या मुझसे चार मास है, ऐसा ही बोल सकता हूं, या फिर चार पार्टिकल है, ऐसा ही बोल सकता हूं। मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, उसमें चार पार्टिकल है। मान लिया एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है। माना इसका मास कितना है, m1 है, इसका मास कितना है, m2 है, इसका मास कितना है, m3 है और इसका मास कितना है, m4 है।
तो ये जो चार पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं और एक कैसा सिस्टम है, एक डिस्क्रीट मास सिस्टम है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। अब ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, किसी एक एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लिया ये वो एक्सेस है, दिस इज एक्सेस, ये एक एक्सेस मैंने यहां पर बोल दी, लेट अस से दिस एक्सेस इज ए बी एक्सेस, इसे मैंने क्या बोल दिया, इस एक्सेस का नाम दे दिया क्या, ए बी एक्सेस। और ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, इस एक्सेस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रहा है इस तरीके से। मान लिया तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा है। ये बात समझ में आई आपको? नाउ अब अगर मैं इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इस m1 की इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, उसी तरीके से इस m2 की इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, सिमिलरली m3 की और फिर m4 की। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, मान लिया ये जो m1 है इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर क्या हुआ है, रखा हुआ है। यहाँ बोलते हैं जो मेरे पास m2 है वो यहाँ से r2 डिस्टेंस पर है, और ये कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ध्यान देना। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूँ, m3 की बात कर दूं तो मान लिया यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये r3 डिस्टेंस पर है। अगर मैं m4 की बात करूँ तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, ये r4 डिस्टेंस पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? नाउ अगर मैं आप किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 पार्टिकल, या बोलते हैं m1 मास निकालो, आंसर कितना आएगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1, लेट अस से दिस इज i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये m1 इंटू r1 का स्क्वायर। कल लेक्चर याद है? तो कल वाले में हमने क्या किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे तो फॉर्मुलेट किया था कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है जिसका मास m1 है और वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, i1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा। उस तरीके से अगर मैं क्या निकालूं, यहाँ से i2 निकालूं तो i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। उस तरीके से i3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m3 r3 स्क्वायर। उस तरीके से i4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू m4 r4 का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क्रीट सिस्टम विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 हो जाएगा। अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कि हमने तो कल इस बारे में डिस्कस ही नहीं किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन या फिर स्केलर एडिशन, हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आज हम डिस्कस कर लेंगे कि भैया पहले ये बता देंगे या फिर पहले इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। आप बताओ कैसी क्वांटिटी है। देखो हमने कल डिस्कस किया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसका एनालॉगस होता है, मास का एनालॉगस होता है इन रोटेशनल मोशन। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब जो मेरे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो एडिशन है ये कैसा एडिशन होगा, स्केलर एडिशन होगा। सिंपल है, विदाउट डायरेक्शन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो ऐसे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये m1 r1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर m4 r4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास i विल बी इक्वल टू दिस इज समेशन ऑफ, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, समेशन लगा के कितना आ जाएगा, ये mi ri का स्क्वायर एंड दिस फ्रॉम i विल बी फ्रॉम 1 to 4 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल। तो 4 पार्टिकल से बने हुए डिस्क्रीट सिस्टम का हम, या डिस्क्रीट मास सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर यहां पर क्या हो, n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, इफ एनी डिस्क्रीट सिस्टम हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर n नंबर ऑफ मासेस, जिनका मास क्या होगा, m1 m2 m3 डेट डैश mn होगा, और उन मासेस की एक्सेस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, r1 r2 r3 डेट डैश rn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी समेशन ऑफ i mi ri का स्क्वायर एंड दिस i इज फ्रॉम 1 to n आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी डिस्क्रीट
सिस्टम। ये बात समझ में आई? ओके ना, अब यहाँ पर एक छोटा सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो ये तो हो गया होगा, ठीक है, तो समझने वाली बात थी, तो इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, आप कर लोगे इसको, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद वो एग्जाम्पल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, अगर आप ये समझ में आ गया तो एग्जाम्पल तो हो ही जाएगा। देखो एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक रॉड है, और रॉड कैसी है, ये मासलेस रॉड है, ठीक है। कैसी रॉड है? एक मासलेस रॉड है, और उस मासलेस रॉड के यहाँ पर एक इस तरीके से एक मास है और यहाँ पर एक मास है। लेट अस से ये मास कितना है, m1 है, और ये कितना है मेरे पास, m2 है, और इन दोनों मासों का जो सेंटर ऑफ एक्सेस है या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास है, वो कहाँ पर है, इधर पर है। और यहां से क्या जा रही है, एक एक्सेस जा रही है, लेट अस से दिस एक्सेस इज AB। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक AB एक्सेस है, और ये जो पूरा सिस्टम है इस AB के अबाउट कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें होती है हमारे पास, ये चीज आपने देखी होगी अपनी रियल लाइफ में कि यहाँ पर एक मास लगा है, यहाँ पर एक मास लगा है, और दोनों मास क्या कर रहे हैं, किसी एक एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलती है। नाउ अब क्या है, देखो सिचुएशन, उसके बाद सिचुएशन ये है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सेस AB। ये लिखने का तरीका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB मतलब इस AB एक्सेस की बात हो रही है, हमें निकालना है। अब उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, या फिर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पूरी रॉड जो मासलेस रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी बोल दी मैंने, L बोल दी। कितनी बोल दी, L बोल दी। और अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अपनी सिचुएशन को, मैं ये बोल दूंगा कि ये जो मेरे पास मास है दोनों क्या है, सेम है, ताकि मैं ये बोल सकूं कि जो सेंटर ऑफ मास है इसका इन दोनों का कहां पर लाई कर रहा है, बीच पर लाई कर रहा है, ठीक है। इस अपने केस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि दोनों जो मास है वो क्या है, सेम है। अगर दोनों मास सेम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, इन दो मास के सेंटर पर लाई करेगा, और ये जो एक्सेस है उसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास है, यानी CM है, ठीक है। अब ये बताओ ये डिस्टेंस यहां से यहां कितनी हो जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, कितना आ जाएगा, L/2, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये L/2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके, अगर ये बात समझ में आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो पहले M1 R1 यानी कितना आ जाएगा, ये M इंटू L/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कितना आ जाएगा, अगेन M इंटू दिस इज L/2 का स्क्वायर आ गया, ओके। तो यहां से IAB विल बी इक्वल टू, देखो ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ M इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कर दो फिर इसका होल स्क्वायर, ओपन करो, तो दिस AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M और इंटू कितना आ जाएगा, ये L² और डिवाइड में कितना आ गया, ये 4 आ गया। और इससे कितने में कैंसिल होगा, 2 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास IAB विल बी इक्वल टू दिस इज 1/2 और इंटू कितना आ जाएगा, ये ML² आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क्रीट सिस्टम अबाउट दिस एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। जो कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, और ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा आएगा तो क्या कर देगा, यहां पर नंबर ऑफ मास क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बस इतना ही यहां पर होने वाला है, ओके। नाउ अब जो इंपोर्टेंट केस है वो है हमारे पास कौन सा, केस सेकंड, या बोलते दूसरा जो सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2 बना के लिखो, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, मास सिस्टम, ठीक है। किसी कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो मान लिया मेरे पास क्या है, इस तरीके से ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ए सिस्टम। अब इस सिस्टम का मान लिया जो मास है, टोटल मास है वो कितना है, कैपिटल M है, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू कैपिटल M। मुझे क्या करना है, इस सिस्टम का माना यहां पर मैं एक्सेस ड्रॉ कर दूं, इस एक्सेस के अबाउट लेट अस से दिस एक्सेस एंड दिस होल सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सेस विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
और मुझे क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का सेंटर, ये क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो ऐसी चीज हमने पहले भी की है बहुत बार, जब हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे वहां भी हमने ऐसी चीज कर रखी है। देखो बहुत इजी है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा मास एलिमेंट चूज करूंगा। पहला स्टेप क्या रहेगा, चूज ए मास एलिमेंट। मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा, एक छोटा सा मास एलिमेंट चूज करूंगा। मास एलिमेंट चूज करने का मतलब क्या हुआ, देखो डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो कैसा है। वो लीनियर तो नहीं है, वो सरफेस तो नहीं है, या फिर वो पूरे वॉल्यूम में है। यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये देखना पड़ेगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, या फिर बोल सकते हैं किसी सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर किसी वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमें पहले देखना पड़ेगा। अब मैं यहां पर एक मोस्ट जनरल केस लेके चल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मास है वो क्या है, एक पूरे वॉल्यूम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा आर्बिट्री, यहां पर एक ऐसा है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ मान लिया इसमें मैंने छोटा सा एक मास एलिमेंट अज्यूम कर लिया। मास एलिमेंट अज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पर एक वॉल्यूम एलिमेंट क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। लेट अस से दिस इज माय वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, और इस डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट का जो मास है मान लिया वो कितना है, dm है। उसका मास कितना है, dm। और दूसरी चीज, अब एक चीज और अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे पास dm वॉल्यूम एलिमेंट है वो यहां से इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। दिस डिस्टेंस इज r। ध्यान देना बात को, जो मेरे पास dm मास एलिमेंट है वो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास एलिमेंट क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। और मैं इस मास एलिमेंट को पॉइंट मास की तरह क्या कर सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एलिमेंट कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी di, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल मास एलिमेंट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो di विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, ये तो होता है फॉर्मूला, कहां लिखा हमने फॉर्मूला, ये है यानी मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और मास तो जो कितना आ जाएगा, और dm आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना है मेरे पास, r है, तो r का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास di इज इक्वल टू कितना आ गया, ये r स्क्वायर इंटू dm आ गया। क्लियर है बात। तो ये तो क्या निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास एलिमेंट। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ऑब्जेक्ट निकालना है। तो उसके लिए क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो कर दो इंटीग्रेशन। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू dm, और da का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, dm आ गया। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, जहां पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लेगा, ये फॉर्मूला लेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ये जो फॉर्मूला है ये भी क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत और इसमें करेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर 3 केस आएंगे। तो केस फर्स्ट लिखो, इसी के नीचे केस फर्स्ट। तो इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग ए लाइन, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो फिर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, इसके नीचे लिखना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट फॉर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल वायर का एग्जांपल। ठीक है, मान लिया मेरे पास क्या है, एक बहुत थिन वायर है, तो इस थिन वायर में जो मास होगा वो किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस वायर के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मान लिया मुझे इस सिस्टम का क्या करना है, इस एक्सेस के अबाउट, यहां मैंने क्या मान दी, इस तरीके से एक एक्सेस एज्यूम कर ली, और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करोगे। जैसे यहां पर वॉल्यूम एलिमेंट चूज किया था तो इस केस में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, लाइन एलिमेंट आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, छोटा सा एक
लाइन एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे, लेट अस से दिस लाइन एलिमेंट इज dl, वो कितना है मेरे पास dl है, और अज्यूम किया वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। r बोल दो, x बोल दो, z बोल दो, आपकी मर्जी। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, r लिख दिया। जो मेरे पास लाइन एलिमेंट है वो यहाँ से r डिस्टेंस पर, x रोटेशन से r डिस्टेंस पर है, और जिसका मास कितना है, dm है। देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू dm। ये बात समझ में आई? ओके ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो यही था, जैसा ये है फॉर्मूला वैसा यहां भी लिखा था मैंने। अब देखो इसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं। यहां पर हम डिफाइन करेंगे लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो सिंस लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलेंगे हम, लीनियर मास डेंसिटी बोलेंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू, इफ लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ, देन इट विल बी डिफाइन एज dm डिवाइडेड बाई dl, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm डिवाइडेड बाई dl आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करो यहां से, dm इक्वल टू कितना आ जाएगा, dm विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब dm को जो क्या पुट कर सकते हो आप, लैम्डा इंटू dl पुट कर सकते हो। इसको ऐसे उठाओ और यहाँ पुट करो, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये r स्क्वायर इंटू लैम्डा और इंटू कितना आ जाएगा, dl आ जाएगा। अब देखो, अब डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन कैसी है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा है, लैम्डा मे बी कांस्टेंट और मे बी वेरिएबल। जो लैम्डा है मेरा वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा और सॉल्व करेंगे हम उसको, ठीक है। आई बात समझ में? तो दिस इज आवर फॉर्मूला इन केस ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड में ले लो क्या, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन लैमिना होता है। जैसे मेरे पास पेपर की शीट है, तो पेपर की शीट में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लिया मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर होगा, क्योंकि अंदर खोखला है और बाहर कुछ है नहीं, तो सिर्फ मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड। वही केस एक प्लेन लेमिना, कहने का मतलब जैसे एक पेपर होता है ना, पन्ना होता है, तो पन्ने में जो मास है वो किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सरफेस के अलोंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब उस समय हम किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। देखो मान लिया यहां पर क्या है मेरे पास, इस तरीके से एक प्लेन लेमिना है, या बोल सकते हैं कोई एक सरफेस है जिस पर क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मुझे क्या करना है, इसके अबाउट यहां पर एक एक्सेस है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। यहां मैंने क्या अज्यूम किया था, एक लाइन एलिमेंट, ये सरफेस है, तो यहां मैं क्या अज्यूम करूंगा, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट। तो मान लिया मैंने यहां पर क्या अज्यूम कर लिया, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट DA अज्यूम कर लो या फिर DS अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है, जो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो दिस इज माई सरफेस एलिमेंट DS, और जिसमें मास कितना है, dm है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू r स्क्वायर इंटू dm। ओके, नाउ जैसे मैंने यहां पर क्या डिफाइन किया था, लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन की थी, उस तरह से यहां हम क्या डिफाइन करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। कभी कभी मेरे मुंह से शब्द निकलता ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, dm डिवाइडेड बाई ds, और यहां से अगर मैं क्या निकालूं, dm निकालूं, तो dm विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। ये वैल्यू यहां से उठाओ, इधर पुट करो, तो यहां से i इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन r स्क्वायर सिग्मा इंटू ds, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन। तो सिग्मा अगर कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि लिमिट क्या पुट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा। तो आंसर है जितनी लेंथ होगी
जहां तक लेंथ होगी वहां तक उसकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। उस तरीके से जहां तक सरफेस होगा वहां तक क्या आ जाएगी, उसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, बस। नाउ अब बात करते हैं किसकी, थर्ड केस, व्हेन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, या बोलते हैं व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल वॉल्यूम, केस थर्ड। केस थर्ड लिखो, क्या आ जाएगा, फॉर वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, वो क्या है, उसका मतलब एक सॉलिड स्फीयर है, यानी उसके वॉल्यूम में भी क्या है, मास है। ठीक है, सरफेस में तो है सरफेस तो है ही, लेकिन वॉल्यूम में भी क्या है, उसका मास है। तो वो किस टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मान लिया हमारे पास इस तरीके से आर्बिट्री सरफेस है और दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, अब 2 डायमेंशन में, तो यहाँ पर इसे वॉल्यूम तो दिखा नहीं सकता मैं, लेकिन थोड़ा बहुत देखने के लिए ऐसा कर दो, ऐसे करो यूं करके, और फिर ये कर दो, दिख रहा है वॉल्यूम जैसा। ठीक है, 3 डायमेंशन दिखा थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से है। और यहाँ पर क्या है, ये एक्सेस है, और इसके अबाउट मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, तो क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिया था, लाइन एलिमेंट, यहाँ क्या लिया था, सरफेस एलिमेंट, तो यहाँ क्या ले लेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट है, और लेटर से जो वॉल्यूम एलिमेंट है यहाँ से r डिस्टेंस पर है, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ, यानी वॉल्यूम एलिमेंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो दिस इज माई डी टाउ, ये मेरे पास क्या है, डी टाउ है, और इसमें मास कितना है, dm है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन, दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन r² इंटू dm। अब जैसे मैंने यहां पर क्या डिफाइन किया था, सरफेस मास डेंसिटी, यहां क्या डिफाइन किया था, लीनियर मास डेंसिटी, तो यहां क्या डिफाइन कर देंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कभी कभी हम डेंसिटी भी बोल देते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलो या फिर सिंपल डेंसिटी बोलो, एक ही बात हुई। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी तो होती है। तो डेंसिटी रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से dm अपॉन डी टाउ आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास dm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रो इंटू डी टाउ आ जाएगा। उठा के कहाँ पुट कर दो वैल्यू, इधर पुट कर दो, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन r² रो इंटू डी टाउ। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ओके, क्लियर है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नाउ अब देखो, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आज का लेक्चर और जो कल का लेक्चर है, जो कल आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आज हमने क्या डिस्कस किया था, किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे फॉर ए डिस्क्रीट सिस्टम एंड फॉर ए कंटिन्यूअस सिस्टम। अभी सिर्फ आपको फॉर्मुले मैंने दिए हैं, ये फॉर्मुले याद भी नहीं करने हैं आपको, सिर्फ एक फॉर्मुला ये वाला अगर याद करना है तो ये वाला याद कर लो, बाकी तो अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। अब आगे आने वाले लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां हम क्या डिस्कस करेंगे, 2 थ्योरम डिस्कस करेंगे। वो 2 थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जान है वो, मतलब क्या यूज है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अगर आपको एक एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, आप कम से कम 3 एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप निकाल सकते हो, मतलब औरों के लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको थ्योरम पता है तो। मतलब इतनी हेल्पफुल क्या होती है वो थ्योरम वहां पर होती है। तो कल का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस लेक्चर को तो देखना ही देखना है, मतलब उसको समझना ही समझना है, चाहे कुछ हो जाए। और वहां पर 2 थ्योरम आएगी, एक आएगा मेरे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, और दूसरी थ्योरम आएगी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, जो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।